हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। आज इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, ये एमसीक्यू वीडियोस आपके किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे सॉल्व ज़रूर करें। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ओके, यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाली पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एमसीक्यूज को ज़रूर सॉल्व करें। गाइस, इस हाइड्रोजन टॉपिक और एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक की जो थ्योरी है वो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक बार थ्योरी को जरूर देखें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये सारे एमसीक्यूज को करने में भी आसानी होगी। ओके, शॉर्ट थ्योरीज है जहाँ से आप जो है शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन इज। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्हें आप डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्पिन आइसोमेरिज्म शो करता है। ओके, स्पिन आइसोमेरिज्म शो करता है। कुछ और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पिन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ये भी स्पिन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, ये जो हाइड्रोजन होता है स्पिन आइसोमेरिज्म शो करता है, जो कि 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन और एक होता है पैरा हाइड्रोजन। ओके, ये ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन कब बनते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। ओके, जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब इन हाइड्रोजन एटम्स के जो ये न्यूक्लियस होते हैं, जब इनके स्पिन का डायरेक्शन सेम होता है, ओके, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और जब ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर इनके स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज हो जाए एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो इसे हम कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। ओके, और इस टाइप के हाइड्रोजन को हम कहते हैं स्पिन आइसोमेरिज्म। ओके, ये ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है? स्पिन आइसोमेरिज्म है। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं और एक इंफॉर्मेशन। एट लोअर टेम्परेचर जो पैरा फॉर्म होता है हाइड्रोजन का वो स्टेबल होता है। ओके, और एट हायर टेम्परेचर पर जो होता है वो ऑर्थो फॉर्म स्टेबल होता है। ओके, यानी कि एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितनी वैल्यू होती है इसकी? 0 केल्विन। इट मींस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या 0 केल्विन पे जो पैरा फॉर्म होता है वो 100% एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ओनली 100% पैरा फॉर्म इज फाउंड। ओके, सिर्फ पैरा फॉर्म ही पाया जाता है। और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे या कह सकते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे धीरे धीरे, दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इनका रेशियो क्या होता है। तो हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर कह लें या टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है हम ये कह लें, तो उस पे जो पैरा फॉर्म होता है वो 75% हो जाता है। सॉरी, जो ऑर्थो फॉर्म होता है वो 75% होता है और जो पैरा फॉर्म होता है वो 25% होता है। यानी अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो ये 3:1 में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इनका जो रेशियो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ऑर्थो का रेशियो बढ़ता जाएगा, पैरा का रेशियो जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप याद रखेंगे। लोअर टेम्परेचर पे पैरा फॉर्म स्टेबल होता है, हायर टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऑर्थो फॉर्म जो है वो स्टेबल होता जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पैरा फॉर्म एग्जिस्ट करता है
और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है रेशियो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्या होगा, इनका रेशियो जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये कम्प्लीटली रॉन्ग ऑप्शन है। और डी है इज हाईएस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन डिक्रीजेस, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन। यहाँ पे कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मरकरी है। ओके, इसमें से कौन सा मेटल है जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको याद होगा एक होता है मेटल एक्टिविटी सीरीज। ओके, मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, लेड हो गया, ये हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, तो ये मेटल क्या कर सकते हैं, इस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये हाइड्रोजन को इस सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो कॉपर और मरकरी तो कम्प्लीटली रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। अब बचा आयरन और लेड। यहाँ पे क्या होता है, लेड तो रिमूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी हेल्प से, लेड की हेल्प से हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेड है वो लेड सल्फेट बना लेता है। ठीक है, जब ये लेड सल्फेट बनाता है तो ये लेड सल्फेट जो होता है वो इनसॉल्युबल नेचर का होता है, और इनसॉल्युबल होने की वजह से ये क्या करता है, ये कंप्लीटली मेटल को कवर करने लगता है, मेटल को कवर कर लेता है। लाइक ये लेड जब ये बनना स्टार्ट होता है तो ये मेटल को क्या करने लगता है, कवर करने लगता है, कोटिंग बनाने लगता है, जिससे कि ये फर्दर रिएक्शन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। सिंपली लेड मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, बट ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ओनली बिकॉज ऑफ इट फॉर्म्स insoluble lead sulfate which make a coating around the lead metal, okay, lead surface, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता और हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो बचा सिर्फ आयरन। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पे सिर्फ आयरन ही है जो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the strongest reducing agent in aqueous solution। ओके, एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिथियम। रिमेंबर, ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। इनका जो सीरीज होता है वो याद रखेंगे, सीरीज भी इनका इंपॉर्टेंट होता है लिथियम। और ये भी याद रखेंगे किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। अगर सोल्यूशन एक्वस नहीं है तो उस कंडीशन में लिथियम जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, उस कंडीशन में सीजियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम, और उसके बाद से होता है फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम, और याद रखेंगे सोडियम सबसे लास्ट में होता है। ये एक्सेप्शंस भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, सेमी वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ। सेमी वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ, ये क्या होता है, सिंपली आप जानते हैं वाटर गैस के बारे में। ओके, वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस होता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और एक गैस होती है जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, इसे हम सिन गैस भी कहते हैं। ओके, और एक होती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होती है। ओके, तो इनका जो आपस का मिक्सचर होता है दैट मीन्स CO प्लस H2 प्लस N2, ये जो मिक्सचर होता है इसे हम कहते हैं सेमी वाटर गैस। ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उन्हें हमें सेकेंड कॉलम से मैच कराना है। ओके, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना होगा जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये फॉर्मूला हमने थ्योरी की क्लास में हाइड्रोजन के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूले हैं उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। ओके, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, ये फॉर्मूला होता है। और इस का जो फॉर्मूला होता है 68 जस्ट डिवाइडेड बाय 22.7, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स क्या है? एक्स है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और एक फॉर्मूला होता है, यही कंसंट्रेशन अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो ये हो जाता है जस्ट 68 बाई 22.7% मल्टीप्लाइड बाई 100। इसकी जो भी वैल्यू आती है उसको हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो परसेंटेज में निकल के आ जाती है। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है और एक मोलारिटी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है। ओके, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ये होता है आपका x, जो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, जस्ट डिवाइड देम इट बाय 5.6। तो यहाँ से आपका नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। और अगर आपसे मोलारिटी पूछा हुआ है तो मोलारिटी के लिए आप यहाँ पे x को डिवाइड करेंगे 11.2 से। ओके, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 लेकर के चलते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। ओके, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, तो देखते हैं इसका स्ट्रेंथ कितना आएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 68 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10, वॉल्यूम स्ट्रेंथ x की वैल्यू दी हुई है 10, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22.7 से डिवाइड करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 29.9, जिसे हम 30 ले सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 ग्राम पर लीटर। ओके, एंड रिमेंबर दैट कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज जो होता है, ये क्या बताता है हमें कि ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2O2। ओके, एक चीज ये आप ध्यान रखेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर हमें ये बताता है कि लीटर ऑफ वॉल्यूम, दैट मीन्स यू कैन से दैट 1 लीटर, ओके, 1 लीटर ऑफ H2O2 gives how many oxygen at STP. Okay, just suppose if there is 10 volume of H2O2, it means simply that 1 liter of H2O2 will give 20 liter of oxygen. Okay, this is इसको ऐसे समझने की आप कोशिश करिएगा, ठीक है। 1 लीटर ऑफ H2, इट मीन्स 20, जैसे कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर H2O2 में यहाँ पे कितना 10 लीटर ऑक्सीजन है। ओके, इसको ऐसे समझिएगा कि 1 लीटर H2O2 में यहाँ पे 10 लीटर ऑक्सीजन है। तो अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई कॉन्सेंट्रेशन की, 30 ग्राम पर लीटर। ओके, दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास है वो कितना है, 30 ग्राम है, किसमें, 10 वॉल्यूम में, और कितने में है, पर लीटर में। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि पर लीटर यानी कि 1000 ml में जो ऑक्सीजन होगा एट STP, वो कितना है, वो आया हमारा 30। ओके, ये कितना आया, 30। तो 100 ml में कितना होगा, 100 ml, सिंस कंसंट्रेशन परसेंटेज हम निकालेंगे तो किसमें काउंट करेंगे, 100 ml में। ओके, तो 100 ml में ऑक्सीजन कितना होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 जस्ट डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.03%। ओके, ये वैल्यू आएगी।
तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी किससे मैच करी, इससे। ये m यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ये 3.30%, यहाँ पे परसेंट था, सो हमने इसको इसमें परसेंटेज में निकाला। ओके, दैट मीन्स कि 10 वॉल्यूम कितना है, 3.30%, यानी कि ए का हम ऑप्शन 4 ले सकते हैं। सेकंड दिया हुआ है 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, हम डायरेक्टली से सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब बचा क्या है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। आप इसे नॉर्मेलिटी में और एक बार मोलैरिटी में भी सॉल्व करके देख सकते हैं, जिससे आंसर मैच आएगा, हम उससे मैच करके यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। इसे भी हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के लिए कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। ओके, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसी को निकाल दिया है, ठीक है। और रही बात 20 की, इसका भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आप चेक करने के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें आंसर पता है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, अब 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, तो इसे हम चेक करेंगे किसके लिए, इसे हम चेक करेंगे मोलैरिटी के लिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी के लिए आप चेक करके देख सकते हैं, हम यहाँ पे मोलैरिटी के लिए सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया मोलैरिटी का, क्या है, x/11.2। ओके, तो x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो कि दिया हुआ है 20 को जस्ट डिवाइड कर देंगे 11.2 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.785। यहाँ पे नॉर्मेलिटी के लिए भी आप कैलकुलेट करके लगा सकते थे बाई डिवाइडिंग 20 बाई 5.6। ओके, तो आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से आंसर मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आया है 1.785, यानी कि जो हमारा बी का है, बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी का ऑप्शन 3। 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, इसे भी हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और परसेंटेज तीनों के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी दिया है, मोलैरिटी दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, तो तीनों को लगा के गेस कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया हुआ है, तो इसको हम मोलैरिटी के फॉर्मूले के लिए लगा के देख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, मोलैरिटी हमने लगाया चुका है, तो नॉर्मेलिटी के लिए लगाएंगे। नॉर्मेलिटी के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ 30 जस्ट डिवाइडेड बाय देम 5.6, और इनका जो वैल्यू आएगा वो आएगा इक्वल टू 5.3। ओके, और ये जो वैल्यू इक्वल है वो किसके इक्वल है, सेकंड के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, सी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 नॉट 3। ओके, और अभी यही बचा डी। ओके, तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, पर हाइड्रोल। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और देख लेते हैं पर हाइड्रोल। अगर बाई चांस हमें ऑप्शन में इसे कैलकुलेट करके निकालना होता तो हम कैसे निकालते पर हाइड्रोल को। ओके, यहाँ पे जब इसका परसेंटेज निकालेंगे 100 वॉल्यूम का H2O2, जैसे अभी हमने परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकाला, तो यहाँ पे ये आएगा 30.3%। ओके, और 30.3% को हाइड्रोजन परऑक्साइड वॉल्यूम के सोल्यूशन को पर हाइड्रोल कहते हैं। ओके, तो याद रखेंगे डी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is responsible for the permanent hardness of water? ओके, आप जानते हैं वाटर हार्डनेस 2 टाइप का होता है, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। ओके, वाटर की हार्डनेस होती क्यों है, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ओके, और जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स, इनकी वजह से होता है। किसके, क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। तो यहाँ पे जो टेम्पररी हार्डनेस है, ये टेम्पररी हार्डनेस होती है सिर्फ बाइकार्बोनेट्स की वजह से। ओके, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। और परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, नो, ये टेम्पररी हार्डनेस काज करेगा। सोडियम कार्बोनेट हार्डनेस क्रिएट ही नहीं करता।
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये भी टेम्परोरी करेगा। कैल्शियम सल्फेट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कैल्शियम सल्फेट जो है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग मेटल हाइड्राइड्स। ओके, यहाँ पे कुछ मेटल्स हाइड्राइड दिए हुए हैं और उनका इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, लिथियम हाइड्राइड सबसे कम शो करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा शो करेगा। ओके, आप इसे फजांस रूल के थ्रू भी समझ सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी होता है कि किसी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एल्कली मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वहां पे आयनिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो घटता जाता है। इसी के अपोजिट अगर आपसे पूछता है कि इन सब में सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसका है, तो किसका हो जाता है, लिथियम हाइड्राइड का। ओके, जिसकी साइज जितनी छोटी होती है वो उतना ही कोवेलेंट नेचर शो करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following reactions increases production of dihydrogen from synthesis gas? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया सिंथेसिस गैस के बारे में, सिंथेसिस गैस क्या होती है, ये होती है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो पूछा क्या है, रिएक्शन इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन ओके फ्रॉम सिंथेसिस गैस। पहले में क्या है, पहले में तो बस मीथेन और वाटर से सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन ही हो रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या है, कार्बन और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी सिंथेसिस गैस का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, थर्ड इक्वेशन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और वाटर है और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और लास्ट है C2H6 जो कि वाटर से रिएक्ट करके ये भी काइंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ओके, रिमेम्बर यहाँ पे क्या होता है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, या आप इसमें से कोई भी देख सकते हैं, मीथेन रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है, यानी सिंथेसिस गैस प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम इससे कैसे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सिंपली इसमें क्या किया जाता है, स्टीम पास कर दिया जाता है, दैट मीन्स कि H2O पास कर दिया जाता है। तो ये H2O क्या करने लगता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड से जाकर के रिएक्ट करता है और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि हाइड्रोजन क्या होता है, फ्री हो जाता है और जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा इस H2O से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये हाइड्रोजन जो है वो फ्री होती चली जाती है और इस तरीके से डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इसमें से कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, Na6P6O18। ये आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला है। इसको इस तरीके से भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, लाइक Na2 Na4 एंड PO3O6। ओके, सोडियम, इसका नेम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ओनली वन एलिमेंट डैश फॉर्म हाइड्राइड। इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट ही हाइड्राइड बनाता है? ओके, देखिए यहाँ पे ग्रुप 7 दिया है, ग्रुप 8 दिया है, ग्रुप 9 दिया है। ये ग्रुप 7, 8, 9 ये हाइड्राइड बनाते ही नहीं है। ओके, ये किसी भी प्रकार का हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इसलिए इस ग्रुप को हाइड्राइड गैप भी कहा जाता है। ठीक है, और ग्रुप 6 का सिर्फ एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है क्रोमियम। ओके, और ये क्रोमियम बनाता है CrH, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ग्रुप 6 का सिर्फ एक एलिमेंट है क्रोमियम जो कि सिर्फ हाइड्राइड बनाता है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन इज। यहाँ पे सिंपल वही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि अभी हमने ऊपर बताया था। ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू x बाई 5.6। ओके, x क्या है? वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 5.6 से। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू 3.5। ओके, जो कि इक्वल है ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? 3.57 नॉर्मेलिटी। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कई सारे प्रोसेसेस के नेम दिए हुए हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा प्रोसेस है जो कि हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, लैने प्रोसेस। लैने प्रोसेस यूज किया जाता है हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए। इसमें क्या होता है? सिंपली आयरन मेटल ले लिया जाता है और इस आयरन मेटल पे वाटर स्टीम जो है वाटर स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से Fe3O4 बन जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन नहीं है। ओके, बट आप याद रखेंगे कि सिर्फ कभी कभी ये भी पूछता है कि लैने रिएक्शन में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किस मेटल से होता है, तो वो होता है आयरन। ओके, आयरन Fe3O4 के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया है हूप प्रोसेस। हूप प्रोसेस का यूज कहाँ होता है? हूप प्रोसेस का यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम में। ओके, नेक्स्ट है ली ब्लांस प्रोसेस। ली ब्लांस प्रोसेस का यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में। और यहाँ पे कास्टनर प्रोसेस दिया हुआ है और ये होता है बेसिक लेड कार्बोनेट। ओके, बेसिक लेड कार्बोनेट को बनाने में किया जाता है, lead carbonate. ओके, कार्टनर्स प्रोसेस, नॉट कास्टनर प्रोसेस, दिस इज द कार्टनर्स प्रोसेस, और इसका यूज होता है बेसिक लेड कार्बोनेट को बनाने में। ओके, बेसिक लेड कार्बोनेट को बनाने में इसका यूज किया जाता है प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आप इसमें सब में चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा हो? घट रहा हो, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कौन करेगा? H2O2। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Cl HOCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Mn2 दिया हुआ है, Fe2 दिया हुआ है, PbS में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है -2। तो सब में अगर चेक करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ +1 से किस में कन्वर्ट हो गया? -1 में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे सल्फर का आप निकालेंगे तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन +2 आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट में हो रहा है। ओके, तो देखते हैं, +2 नहीं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अगर, तो यहाँ पे +6 के आसपास सल्फर का आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द मेथड इज यूज्ड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। ओके, क्लार्क मेथड यूज किया जाता है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। सिंपली इसमें क्या किया जाता है? क्विक लाइम लेते हैं। ओके, क्विक लाइम लेते हैं और क्विक लाइम को लेकर के कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम किसको बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है। ठीक है, और फिर उनके कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक है, आप जानते हैं
टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। तो सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, HCO3 और इसे जब हम इससे ट्रीट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, जो कि फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? वाटर। ओके, इसी तरह से मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और उसका कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा और इस तरह से टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच फैक्टर मेक्स लिथियम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन? ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है लिथियम से रिलेटेड। ये आप याद रखेंगे कि लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? इसका रीजन है, सिंपल रीजन है, क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर में इजिली क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर लीस्ट विग्रेसली? ओके, इसका सिंपल सा आंसर है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, और ये वाटर में आसानी से क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लिथियम। ये वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से लीस्ट विग्रेसली रिएक्ट करता है, ठीक है। बाकी के सब जो है बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं वाटर से। ओके, नेक्स्ट है, और ये लिथियम इतना हल्का होता है कि वाटर पे फ्लोट भी करता है, वाटर सरफेस पे। इसका सिंपल रीजन है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द मेटल कार्बोनेट इज मोस्ट थर्मली स्टेबल? ओके, मोस्ट थर्मली स्टेबल कौन सा मेटल कार्बोनेट इसमें है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। जो मेटल कार्बोनेट होता है, ये कौन से एलिमेंट हैं? ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब याद रखिएंगे, ये कार्बोनेट्स के बारे में पूछा जाता है। 2 चीजें, ठीक है, एक तो यहाँ पे ये पूछ लिया थर्मली स्टेबिलिटी के बारे में, ओके, और एक चीज और पूछता है सॉल्युबिलिटी के बारे में। ओके, तो याद रखेंगे कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ओके, वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। इवन एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं वाटर में, एल्कलाइन मेटल्स के कार्बोनेट जो होते हैं वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, बट ये क्या होते हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे थर्मली स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो थर्मली स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे नीचे जाने पे मेटल कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। थर्मली स्टेबल तो होते हैं, बट जैसे हम ग्रुप में डाउन साइड जाएंगे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेरियम कार्बोनेट। सबसे पहले होता है मैग्नीशियम, फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप में जैसे हम डाउन जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी कार्बोनेट्स की। इसका मतलब है कि बेरियम कार्बोनेट थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर स्ट्रोंशियम के, फिर कैल्शियम के, और लीस्ट होंगे मैग्नीशियम के। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट्स, उनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो आप उसको याद रखेंगे उनका ऑर्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मेथड इज यूज्ड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। 14, आई थिंक ये पेज रिपीटेड है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, विच ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक? यहाँ पे कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, स्ट्रोंशियम के, बेरियम के, और पूछा गया है इसमें से कौन सा लीस्ट बेसिक है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे लीस्ट बेसिक पूछा है।
हाईएस्ट बेसिक पूछता है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेसिसिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती जाती है। इसी तरह से एल्कली मेटल्स में भी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है हाइड्रोक्साइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे मेंशन है यहाँ पे। आप इनका एक बार रिवीजन कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट है, विच मेटल हैलाइड इज सॉल्युबल इन एथेनॉल। यहाँ पे कुछ मेटल हैलाइड दिए हैं, क्लोराइड दिया हुआ है, सॉल्युबल इन एथेनॉल। इसमें एथेनॉल में सॉल्युबल कौन है? और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, BeCl2। यहाँ पे याद रखेंगे BeCl2 जो होता है वो एथेनॉल में ही क्यों सॉल्युबल है। आपको पता है एथेनॉल यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वही सॉल्युबल होते हैं जो क्या करते हैं, कोवैलेंट नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BeCl2 भी क्या है, कोवैलेंट नेचर शो करता है, अदर जो है वो आयनिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, BeCl2 के बारे में याद रखेंगे। ओके, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसलिए ये इथेनॉल में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बाय एडिंग जिप्सम टू सीमेंट। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या होता है, जिप्सम ऐड, सीमेंट में जिप्सम ऐड करने से। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस। ओके, ये याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अ सब्सटेंस विच गिव्स brick red flame and break down on heating to give oxygen and a brown gas is। brick red कलर का फ्लेम कौन सा एलिमेंट देता है, कैल्शियम देता है। कौन सा एलिमेंट देता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे नाइट्रेट है, इस वजह से क्या होती है, ब्राउन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, यानी कि ये है कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, जिस कैल्शियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम की वजह से रेड फ्लेम देता है और ये ब्रेक हो जाता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, जब इसको क्लोरीन के साथ हम हीट करेंगे तो कंपाउंड ए बनेगा और फिर इसका ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तो कंपाउंड बी बनेगा। यहाँ पे हमें कंपाउंड बी के बारे में बताना है। सिंपली ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड बनाता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इस ब्लीचिंग पाउडर का ऑटो ऑक्सीडेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड में, और इसके साथ ही एक और कंपाउंड बनाता है CaClO3 होल ट्वाइस। ओके, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरेट। इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरेट, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का ऑटो ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, कैल्शियम क्लोरेट, CaClO3 होल ट्वाइस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following compound does not give a precipitate with sodium hydroxide। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रेसिपिटेट नहीं देता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ये जो जिंक सल्फेट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देता है, बल्कि ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, सोडियम जिंकेट। ओके, क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, और ये काइंड ऑफ सॉल्युबल नेचर का होता है, किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following oxide is not react with sodium hydroxide। ओके, कौन सा ऑक्साइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कैल्शियम ऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? या तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या कोई एम्फोटेरिक कंपाउंड होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो B2O3 होता है, ओके, और ये जो BeO होता है, ये दोनों किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इनसे रिएक्ट करता है। SiO2 जो होता है, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर एसिडिक होता है, एसिडिक ऑक्साइड है ये, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। पर कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा। ओके ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन देखने में आसान है, पर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके के एग्जाम पीजीटी क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एल्कली मेटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिया हुआ है और पूछा गया कि कौन सा ऑर्डर इसमें करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले तो देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की। करेक्ट ऑप्शन है। आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। डेंसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ऑर्डर गलत है। ओके, ये एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप देख लेंगे और यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक साइज आप देख सकते हैं, एटॉमिक साइज यही होगा, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, डेंसिटी की बात देखेंगे तो डेंसिटी लिथियम की सबसे कम होती है, उसके बाद से होती है पोटेशियम की। पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो सोडियम से कम होती है, और ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट विल फॉलो द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? ओके, तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट एल्कली मेटल का यानी ग्रुप फर्स्ट का है, अदर जो है वो ग्रुप सेकेंड के हैं। ओके, तो पहली बात की जो सॉल्युबिलिटी है वो एल्कली मेटल की ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल से, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब है यानी कि यहाँ पे Na2SO4 का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ से जो है बेरियम से लेकर के बेरिलियम से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? बेरियम सल्फेट होगा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होगा, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? बेरियम सल्फेट की होगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लोवेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सब सेम है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तभी हमने जैसा कि ऊपर बताया कि कोवैलेंट क्या है, यहाँ पे ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये कैसा है? आयनिक नेचर का कंपाउंड है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर शो करेगा यहाँ पे आयोडीन के साथ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। On dissolving sodium metal in liquid ammonia at low temperature, which one of the following does not occur? First option, sodium ions are formed in the solution. Second option, blue color solution is obtained. Okay. Third है liquid ammonia become good conductor of electricity, and fourth option है liquid ammonia remain diamagnetic. Okay, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी।
ओके, ऑप्शन डी लिक्विड अमोनिया रिमेन डायामैग्नेटिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड अभी हमने जस्ट अब अभी डिस्कस किया था। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेरिलियम। बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following does not form an oxide on heating। ओके, कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्साइड नहीं बनाता है। ओके, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट किसी भी प्रकार का ऑक्साइड नहीं बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पोटेशियम। ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड्स बेसिक एज वेल एज एसिडिक हाइड्रोक्साइड। ऐसा कौन सा कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। जब वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि एक वीक एसिड है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ग्लास इज। वाटर ग्लास क्या होता है, वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। ओके, Na2SiO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स है। ओके, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स होते तो यहाँ पे किसका ज्यादा होता, एल्कली मेटल्स का होता। ठीक है, पर यहाँ पे कौन है, ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड्स की बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज्यादा होता है, फिर एल्कली मेटल्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ये दोनों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड हैं और ये भी है ग्रुप में टॉप टू। जब बॉटम जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑक्साइड का याद रखेंगे। हाइड्रोक्साइड का बढ़ता जाता है, पर ऑक्साइड का क्या होता है, घटता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे एल्कली मेटल के ऑक्साइड की बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, तो ये दोनों एल्कलाइन अर्थ मेटल है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो घटेगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, तब स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, एक्सट्रोंशियम ऑक्साइड है, उसके बाद से K2O है और CS2O है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे भी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, मैग्नीशियम का जो होता है वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होता है ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। याद रखेंगे, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी, कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इन सब का ऑर्डर हम याद रखेंगे, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन। अब कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, in question number 36 you asked in 300 ml of 5 volume of H2O2 sample what mass of H2O2 is present। ओके, तो देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि कितना होगा। जैसा कि हमने बताया था आपको, पहले क्या करेंगे, 5 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इनका H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे ग्राम पर लीटर में। उसके लिए फॉर्मूला था 68 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे एंड डिवाइड बाई 22.7।
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली आएगी 15, ओके, 15 ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स कि 15 ग्राम प्रेजेंट है 5 वॉल्यूम में। नाउ कंसंट्रेशन, नाउ किसने पूछा है 300 ml में, तो जैसा कि पता है 1000 ml में 1000 ml में कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 15 ग्राम, तो 300 ml में कितना होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 15 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 300। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा नियर अबाउट 4.5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O2 इज। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are arranged in correct increasing order of solubility। यहाँ पे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स दिए हुए हैं। ओके, तो इनको देखेंगे और याद रखेंगे। जैसा कि हमने बताया कार्बोनेट्स जो होते हैं, कार्बोनेट्स जो होते हैं किसके, एल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब है कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इसको सबसे पीछे रखते हैं। ठीक है, अब बचा पोटेशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम और सोडियम के बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कार्बोनेट्स भी सॉल्युबल होते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी हाईली सॉल्युबल होते हैं। बट जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी जो है नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि सोडियम की सॉल्युबिलिटी होगी, फिर सबसे ज्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, पोटेशियम की। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे कम होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। एल्कली मेटल के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, दोनों क्या होते हैं, वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती क्या होती है, ये बढ़ती ही जाती है। ठीक है, बट कार्बोनेट ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। ओके, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वो क्या होता जाता है, घटता ही जाता है, सॉल्युबिलिटी भी घटती ही जाती है एल्कालाइन अर्थ मेटल्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच लिबरेट्स अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर। कुछ ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस करेगा अमोनिया जब हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सभी यहाँ पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि लिथियम नाइट्राइड है, जब इसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या प्रोड्यूस करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद रखेंगे, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ओके, साथ ही साथ अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से Mg3N2 भी जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है, CaCN2 ये भी जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये भी प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सभी के सभी अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं विथ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स प्रोपाइन। ओके, इसमें कौन सा कार्बाइड है जो हाइड्रोलिसिस के बाद से प्रोपाइन प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम कार्बाइड। जब इसको हीट किया जाता है तो ये आफ्टर हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है Mg2C3 कंपाउंड में। ओके, और फिर जब इसको वाटर से ट्रीट किया जाता है इस Mg2C3 को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपाइन में। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, और अपनी कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। तो मैग्नीशियम एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोपाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसका कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोपाइन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A metal M radially forms its sulfate MsO4, which is water soluble. Okay, it forms its oxide MO, which become inert on heating. It forms insoluble hydroxide MOH2, which is soluble in sodium hydroxide solution. Then M, कौन सा ऐसा मेटल है जिसका सल्फेट वाटर soluble है? ओके, सल्फेट क्या है? MsO4 उसका क्या है? वाटर soluble है, बट उसका ऑक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है, बट इसका जो हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके, वो है ऑप्शन डी। ओके, बेरिलियम, याद रखेंगे इसको। जो बेरिलियम सल्फेट होता है, ठीक है, बेरिलियम सल्फेट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल होता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, सॉल्युबिलिटी पूछा गया है, ठीक है, रिएक्शन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the solubility of carbonate of alkaline earth metals decreases down in the group, okay, due to decrease in, किसकी वजह से solubility जो है कार्बोनेट की alkaline earth metals की डिक्रीज होती जाती है? और ये भी याद रखेंगे, अल्कलाइन मेटल में जस्ट अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटाइंस घटती जाती है, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी भी घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड? ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, Fe3+। ओके, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिड्यूस नहीं होता है। कुछ चीज है जो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लेड सल्फाइड हो गया, ओके, ये सोडियम सल्फाइड हो गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, ओके, और ये K4FeCN6 हो गया, और एक सबसे इम्पोर्टेंट H2S हो गया, ओजोन हो गया। ओके, ये सभी क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ओके, और बाकी अदर चीजें जैसे कि Ag2O हो गया, Ag2O भी पूछा जाता है। ओजोन नॉट, यहाँ पे ओजोन नहीं है, H2S ओनली। ओजोन हो गया, क्लोरीन हो गया, और एसिडिफाइड KMnO4 हो गया, MnO2 हो गया, PbO2 हो गया। ये सारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं? रिड्यूस्ड होती है किसके द्वारा? H2O2 के द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे, एग्जाम में से पूछ ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल जो Fe3+ है वो क्या होता है? रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 इज फॉल्स? फर्स्ट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट है। इट इज डिकम्पोज्ड बाय MnO2, करेक्ट है। इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट इज मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। H2O2 जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल एसिडिक सोल्यूशन में होता है। ओके, H2O2 जो होता है ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। ये क्या है? अनस्टेबल लिक्विड है, जो कि किस में डिकम्पोज हो जाता है? H2O और ऑक्सीजन में। तो इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इसमें जरा सा क्या करते हैं? एसिड मिला देते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। अदरवाइज ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। ओके, याद रखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी, इसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं? वो होता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, यूरिया हो गया, एसिटनिलाइड हो गया। ओके, ये सारे जो एलिमेंट होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैसे कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट, और इनको स्टेबिलाईजर भी कहा जाता है। इनके प्रेजेंस में H2O2 क्या होता है? डिकम्पोज नहीं होता है, एज इट इज अपने स्टेबल फॉर्म में बना रहता है। बट फाइनली डिवाइडेड मेटल जस्ट लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, गोल्ड, स्टैटिन, ओके, और कुछ चीजें और जैसे कि MnO2 हो गया, कार्बन हो गया, ये सारी चीजें जो हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं।
H2O2 के लिए, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डीस्टेबिलाइजर हैं H2O2 के लिए। H2O2 को डिकम्पोज होने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। इनके प्रेजेंस में H2O2 आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट है H2O2 हैज रिड्यूसिंग एक्शन अपॉन, अभी वही चीज हमने यहाँ पे बताई है। इसमें से कौन है जो H2O2 के प्रेजेंस में रिड्यूस होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, ओजोन। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 इज, कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है x by 5.6। कितना वॉल्यूम है, x 5.6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 0.178। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज, हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, न्यूट्रल। याद रखेंगे जो H2O2 होता है इन और नॉर्मली वीकली एसिडिक होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये वीकली एसिडिक होता है, बट जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हमने कई गूगल पे भी देखा है, कुछ साइट्स पे दिखाता है एक्वस सोल्यूशन वीकली एसिडिक होता है, बट ये रॉन्ग है। H2O2 जो होता है वो वीकली एसिडिक होता है, बट एक्वस सोल्यूशन में H2O2 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। गूगल पे सारी चीजें ऑथेंटिक नहीं है, तो एक बार आंसर को जरूर चेक कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। ओके, कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, आप उसको देख लेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ओके, डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोजन इज इवॉल्व बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन, किस मेटल पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, मैग्नीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर, द सब्सटेंस इज, ओके, दिस सब्सटेंस इज द, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस। आप इसको सॉल्व करें और इसका रिवीजन जरूर करें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कंप्लीटली सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद से पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड थ्योरी अपलोड होगी। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट से पार्ट वाइज में होगा, पहले बोरान फैमिली, फिर कार्बन, फिर अदर फैमिलीज। ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, उसके बाद से उसके सारे एमसीक्यूज आएंगे। ओके, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो